Hello everyone, my name is Neeraj Singh. I am a postgraduate in thermal engineering from NIT Warangal, presently working in Central Assist Engineering College, Jabalpur. Right, how are you all doing? Good ना? हाँ मुझे पता है सब मस्ती कर रहे हो, सब लोग एकदम बहुत अच्छे से हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, विच इज गुड राइट. सो ओके, सो विल स्टार्ट कि यहाँ पे हैं क्यों, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, उसके स्टार्ट करते हैं. ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आज हम लोगों को, राइट. सो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं. सो हम लोग ने अभी अभी एक यूनिट खत्म किया टीजीडी का, राइट, ऑनलाइन. वैसे तो बहुत सारे कर लिए बट ऑनलाइन एक यूनिट कंप्लीट किया है. नाउ द नेक्स्ट यूनिट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द सब्जेक्ट TEGD, थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स. इसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज गैस डायनेमिक्स, है ना. इस यूनिट का नाम ही गैस डायनेमिक्स है. सो गैस डायनेमिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग द टॉपिक विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हम लोग क्योंकि बहुत यूज करते हैं, है ना. इस टॉपिक का हम लोग जो कंक्लूजन आता है उसको बहुत यूज करते हैं. सो क्या पढ़ने वाले हैं आज? So we are going to study the propagation of infinitesimal, है ना. infinitesimal मतलब बहुत छोटा सा एक डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस इन अ कंप्रेसिबल मीडियम. एक कंप्रेसिबल मीडियम है, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, राइट. सो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि ओके चलो इसी से बनाते हैं. सो लेट दिस बी कोई डक्ट है जहां पे फ्लो हो रहा है, राइट. फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है विद सम वेलोसिटी v, राइट. और यहां पे कहीं पे मैं बोल रहा हूं कि देयर इज स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड, है ना. ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है डिस्टर्बेंस का. मतलब बहुत छोटा सा डिस्टर्बेंस इस फ्लो में, एक डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया. तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से होगा क्या? तो देखो, अगर हम ये जो मीडियम है जहां जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, अगर ये रिजिड होगा, है ना, अगर ये रिजिड होगा तो क्या होगा, इस डिस्टर्बेंस का इफेक्ट इमीडिएटली मेरे को एकदम इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे फील होगा, है ना. इसका इफेक्ट इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे फील होगा. ऐसा होता है ना, जैसे मान लो यही पेन है, ये आगे बढ़ रहा था, ये बहुत लंबा है, आगे बढ़ रहा है, और ये लेंथ है इसका अच्छा खासा, तो ये ऐसे आगे बढ़ रहा है. अब ये रिजिड बॉडी है, जैसे ही इसको यहाँ पे कहीं पे डिस्टर्बेंस फील होगा, तुरंत मेरे को यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस का इफेक्ट यहाँ पे समझ में आएगा, इंस्टेंटेनियसली समझ में आएगा. तो अगर रिजिड बॉडी है तो एकदम तुरंतली इंस्टेंटेनियसली आई कैन फील इट, राइट. या फिर अगर फ्लूइड भी है, अगर कोई इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, उसमें भी हम लोग तुरंत ही यहाँ पे फील कर सकेंगे इस डिस्टर्बेंस का इफेक्ट, राइट. बट कंप्रेसिबल फ्लो, जब कंप्रेसिबल मीडियम होता है उस केस में ऐसा नहीं होता है ना. उस केस में ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो कंप्रेसिबल है, बहुत सारी चीजें वो एब्जॉर्ब करता है ना, और अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करने लगता है, राइट. तो क्या होगा कंप्रेसिबल केस में? तो कंप्रेसिबल केस में क्या होगा ना, इस डिस्टर्बेंस की वजह से पहले यहां वाला जो लेयर है वो फील करेगा तो इस डिस्टर्बेंस को, उसके बाद इसके थोड़ी देर बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये वेव के टर्म्स में आगे बढ़ता जाएगा. डिस्टर्बेंस क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस एक वेव के फॉर्म में ऐसा अपस्ट्रीम आगे बढ़ता जाएगा, राइट. इसी को हम बोलते हैं द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना. प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस है ये प्रोपगेट करता चला जाएगा, ऐसे प्रोपगेट करता चला जाएगा, और कुछ फाइनाइट टाइम के बाद वी कैन फील दैट डिस्टर्बेंस ओवर हियर, है ना. सो मैं भी वही कर रहा हूं. सो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे ना, आई एम सेइंग कि दिस डिस्टर्बेंस इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय सम साउंड, है ना. ये साउंड डिस्टर्बेंस है जो कि वेव फॉर्म में आगे बढ़ रहा है ना. साउंड हम सबको पता है कि वेव नेचर का होता है और वेव के फॉर्म में प्रोपगेट होता है. सो मैंने बोला कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये कुछ साउंड डिस्टर्बेंस है, राइट. तो क्या होगा, ये सब प्रोपगेट करता चला जाएगा. मैंने बोला कि कुछ समय बाद इसका जो प्रोपगेशन है वो यहां तक पहुंचा है, राइट. यहां तक पहुंचा और ये ऐसा आगे बढ़ रहा है विद सम वेलोसिटी c. मैंने बोला कि c वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, राइट.
क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो डिस्टर्बेंस है, साउंड डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सम साउंड, राइट, बहुत छोटा सा है डिस्टर्बेंस बट साउंड की वजह से। अब ये क्या हो रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, आगे प्रोपेगेट होता होता यहां तक पहुंचा है, राइट। अब देखो इसकी वजह से हो क्या रहा है, तो जब यहां पे ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है वेव, राइट, सो यहां की जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की वो चेंज होगी। अगर मैं बोलूं कि यहां पे प्रॉपर्टी है प्रेशर P, डेंसिटी है रो, तो यहां पे जो प्रॉपर्टी होगी वो चेंज होगी, राइट। अब यहां पे अगर वेलोसिटी मेरा v है तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v माइनस सम स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, राइट। ये माइनस की होगी वेलोसिटी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहां से कुछ प्रोपोगेट कर रहा है तो रेजिस्ट करेगा फ्लो को, मतलब फ्लो की वेलोसिटी को रेजिस्ट करेगा, तो ये कम होगा, सही बात है ना, कम होगा ये। ऐसा समझ लो इसको, देखो ऐसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये स्टैग्नेशन था ना, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं थी, कुछ वेलोसिटी से फ्लो नहीं हो रहा था, स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ है सब कुछ, फ्लूइड जो है रुका हुआ है। तो यहाँ पे जब डिस्टर्बेंस होगा तो आगे बढ़ेगा वेव के टर्म्स में, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको इस तरफ में कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी ना, हल्का सा ही मिलेगी, बहुत थोड़ी सी वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन वेलोसिटी तो मिलेगी, तो इस तरफ मूव करने लगेगा फ्लूइड जो हमारा है। तो जब इस तरफ मूव हो रहा है इसका मतलब है कि अगर मैं v वेलोसिटी से इसको दे रहा हूं तो ये ऑफ कोर्स कुछ स्मॉल वेलोसिटी से इसको अपोज करेगा, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और मैं समझ गया हूं कि क्यों डिक्रीज हो रही है। अब अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर में चेंज होगा, प्रेशर में कैसा चेंज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट, डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो मैंने बोला कि इसके इधर पे प्रॉपर्टीज में चेंजेस है, राइट। बट अगर इस कंडीशन की बात करें ना, हम बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, राइट, बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर इस केस की हम बात करें तो इस केस को मैं स्टेडी केस बोल नहीं सकता हूं, स्टेडी केस नहीं है, दिस इज एन अनस्टेडी फ्लो। क्यों अनस्टेडी है, क्योंकि देखो अभी यहां पे वेव फ्रंट पहुंचा है, कुछ समय बाद क्या होगा, ये यहां से यहां पे पहुंच जाएगा, तो यहां की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, कुछ समय बाद ये यहां पहुंच जाएगा तो यहां की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो विद टाइम प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी, और टाइम के साथ अगर प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी तो बोलते हैं वो अनस्टेडी, राइट, अनस्टेडी केस है। तो इस अनस्टेडी केस के लिए हम लोग को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, अगेन फिजिक्स का यूज करेंगे और इसको ना स्टेडी केस में कन्वर्ट करेंगे, और देखो कितना ब्यूटीफुली, कितने अच्छे तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा स्टेडी फ्लो के कंडीशन में, राइट। सो मैंने क्या बोला, अब कैसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने बोला ये c वेलोसिटी से कुछ प्रोपेगेट हो रहा था, राइट, हमने यही माना था ना कि कुछ c वेलोसिटी से प्रोपेगेट हो रहा है ये, राइट। सो अब मैं बोल रहा हूं ये जो प्रोपेगेशन वाला ये जो प्रोपेगेट हो रहा था ना, मैंने बोल दिया कि ये प्रोपेगेट नहीं हो रहा, स्टेशनरी है, राइट, ये स्टेशनरी है, प्रोपेगेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं, तो मैं इसको ऐसा तब बोल सकता हूं अगर ये जो जिस वेलोसिटी से ये प्रोपेगेट हो रहा था, किसी वेलोसिटी से, इसी सेम वेलोसिटी से मैं इसको काउंटर कर सकूं, अगर इसी सेम वेलोसिटी से मैं इसको काउंटर कर सकूं, तो ये मेरे लिए एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो कि मुझे कांस्टेंट दिखेगा, जो कि मुझे कांस्टेंट दिखेगा, अगर सेम वेलोसिटी से तो काउंटर कर सकूं। तो मैंने क्या बोलता कि जो मेरा फ्लो हो रहा है वो हो रहा है v प्लस c वेलोसिटी से। समझ में आया क्यों v प्लस c लिखा हूं, क्योंकि मैंने बोला कि मैं इसको एक कांस्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान, इसको मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो बट ये c वेलोसिटी से मूव हो रहा था, तो उस c वेलोसिटी को मेरे को देना पड़ेगा ना किसी को। रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है 11th में, राइट, 11th में फिजिक्स में हम लोग इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, राइट। और मूविंग ट्रेन चल रहा है, उसके ऊपर कोई बंदा चल रहा है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हाँ मेरी वेलोसिटी, जिस पर जो बंदा उस पर चल रहा है वो ट्रेन की वेलोसिटी प्लस उसकी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, अगर मैं ट्रेन को स्टेशनरी मान लूं तो, है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, और मैंने बोल दिया कि फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v प्लस c है। अगर फ्लो की वेलोसिटी यहाँ पे v प्लस c है, तो अब क्या हो गया, देखो ये मेरा स्टेशनरी के जैसा बिहेव करने लगा, और इधर पे प्रॉपर्टीज ये हैं और इस साइड पे प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ये है, और ये किसी भी टाइम पे जाओगे तो यहाँ पे ये सेम रहेगी और इधर पे प्रॉपर्टीज यही रहेगी। तो ये हो गया मेरा स्टेडी फ्लो का कंडीशन, और यहाँ पे अब मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे v प्लस c थी, तो ये हो जाएगा v प्लस c माइनस टी। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ कोई दिक्कत किसी को,
नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत, राइट। मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं तो आप वापस से एक बार देख लो, राइट। जो मैंने बोला है वापस से एक बार सुनो, आगे मत बढ़ना अगर नहीं समझ में आ रहा है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा वेव फ्रंट है ना, ये जो मेरा वेव फ्रंट है, यहां पे इसको मैंने मान लिया अपना दी रीजन वेयर वी वांट टू स्टडी। हम ना यहीं पे स्टडी करना चाहते हैं। क्यों यहां पे स्टडी करना चाहते हैं? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पे प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं। इधर पे कुछ और है और इधर पे कुछ और है, तो ऑब्वियसली मेरा स्टडी यहीं पे कंसंट्रेट होना चाहिए। तो मैंने इसको बोल दिया कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है जिसकी मैं स्टडी करना चाहता हूं, है ना। ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है जिसकी मैं स्टडी करना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखो, इस ये सब प्रॉपर्टीज यहाँ एंटर हो रही है और इस प्रॉपर्टी के साथ मेरा फ्लूइड लीव हो रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम को, है ना। ये कंट्रोल वॉल्यूम है, इस प्रॉपर्टी के साथ एंटर हो रहा है और इस प्रॉपर्टी के साथ लीव हो रहा है, छोड़ रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम को। फाइन, चलो। तो इसकी स्टडी करने के लिए आगे देखो, वापस से हम वहीं पे आ जाते हैं घूम फिर के। जब भी हमें कोई स्टडी करना रहता है ना थर्मल इंजीनियरिंग में, तो कुछ ही चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। अगेन हम लोग, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंट्रोल वॉल्यूम में कंजर्वेशन ऑफ मास लगा रहा हूँ, है ना। मास फ्लो रेट तो सेम ही रहेगा, जो मास फ्लो रेट जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जनरेट तो हो नहीं रहा है ना, मास जनरेट हो नहीं रहा है। जितना मास फ्लो रेट अंदर आएगा उतना ही मास फ्लो रेट बाहर निकलेगा। तो सेम मैं यूज करने वाला हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि नाउ आई एम यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट। और यू कैन से द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलता है कि मास इज कंजर्व। जो मास फ्लो रेट होगा वो क्या होगा, देखो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे क्या है, डेंसिटी रो है, इसका एरिया मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट है व्हिच इज a, एंड वेलोसिटी क्या है v प्लस c, है ना। यही एंटर हो रहा है मास, राइट। मास फ्लो रेट एंटर ये हो रहा है और दिस विल बी सेम एज जो मास बाहर निकल रहा है। तो मास फ्लो रेट बाहर निकल रहा है उसको भी लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, रो चेंज हो गया, रो प्लस डी रो हो गया, राइट। रो प्लस डी रो हो गया, रो होगा ये, तो ये हो गया मेरा डेंसिटी। एरिया तो कांस्टेंट है तो ये a मैंने लिखा, और जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है v प्लस सी माइनस स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, राइट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये बहुत छोटी सी वैल्यू है, चेंज इन डेंसिटी है, और ये बहुत छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी है। क्यों बहुत छोटा था, क्योंकि मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं बहुत छोटा सा डिस्टरबेंस है ना। दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टरबेंस, मैंने लिखा है इनफाइनाइटेसिमल डिस्टरबेंस, मतलब बहुत छोटा सा डिस्टरबेंस है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है डी रो, और ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। So let this be equation number 1. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। सो ये मैंने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मास, अब मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो न्यूटन से आपको याद करेंगे, और न्यूटन का सेकंड लॉ याद करते हुए जो बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एंटायर वॉल्यूम, राइट। सो क्या चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम लेना, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम होता है मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम। सो मास फ्लो रेट, है ना, मास फ्लो रेट इनटू इधर की वेलोसिटी। तो इधर की वेलोसिटी क्या है v प्लस सी माइनस dc, माइनस इनिशियल, पहले क्या थी मोमेंटम, तो पहले मोमेंटम था मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट तो सेम ही रहेगा, मास फ्लो रेट इनटू पहले इनिशियल वेलोसिटी ये थी, एंड दिस विल बी इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। इस बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, तो नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो देखो इधर पे एक्ट हो रहा था मेरा प्रेशर की वजह से P इंटू ए, राइट, माइनस इस डायरेक्शन का हम लेगा, राइट। इस मैंने इसको प्लस क्यों लिया बता रहा हूं, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में मोमेंटम फ्लो हो रहा है। सो इस डायरेक्शन में ही मैं फोर्स को लिख रहा हूं, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेकर के लिख रहा हूं। तो ये मेरा हो गया फोर्स, ये इस प्रेशर की वजह से P इंटू ए, और यहाँ पे ये
प्रेशर था तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स इस बॉडी पे। इस बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना तो इसका प्रेशर ऐसा एक्ट होगा ना, इस पे ऐसा लगेगा। तो ये मैं लिख दूंगा माइनस P प्लस dP इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं इस इक्वेशन लिखने में, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट हो जाएगा रो इंटू ए इंटू वी प्लस सी, राइट, इंटू इसको ओपन कर ले रहा हूं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा या इस मास फ्लो रेट को बाहर निकाल दिया, मैं कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, मास फ्लो रेट सेम है ना, मास फ्लो रेट बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा v प्लस सी माइनस डी सी माइनस v प्लस सी, राइट, सही है ना। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पी ए, है ना, ए को भी मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, ये यहां से कैंसिल होगा, पी ए माइनस टी, इस ए को कॉमन ही बाहर निकाल लेते हैं तो ये जाएगा P माइनस माइनस डी पी, और ए कॉमन बाहर निकाल लिया और ए को कैंसिल कर दिया इस ए से, राइट। तो ये देखो ये P भी P कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे को मिलेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रो V प्लस सी इंटू डी सी, राइट, विल बी इक्वल टू माइनस डी पी, राइट। सो यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस माइनस कैंसिल, तो dc विल बी इक्वल्स टू dp अपॉन v प्लस सी, है ना, dc अपॉन v प्लस सी। और एक इक्वेशन ये था, तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से 1 एंड 2 को कंपेयर करने से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेरा v प्लस सी है, v प्लस सी स्क्वायर जगह एक स्टेप गायब कर रहा हूं मैं, है ना, तो थोड़ा ध्यान से लिखना, इसको कंपेयर कर रहा हूं। सो ये इधर आया ऊपर, सो v प्लस सी होगा, ये नीचे जाएगा, राइट, ये नीचे जाएगा, ये देखो रो भी बचा है यहाँ पे, राइट, ये रो भी बचा है, सो रो तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचेगा दिस विल बी इक्वल टू dp अपॉन डी रो, यही आएगा, थोड़ा अच्छे से देखना, ध्यान देना तो समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा v प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट dp अपॉन डी रो, dp अपॉन डी रो, राइट। अब देखो ये जो v प्लस सी है ना, ये जो v प्लस सी, ये जो इक्वेशन आया, इस v प्लस सी को ही हम बोल देते हैं, ये v प्लस सी जो है हमारा, इसी को हम बोलते हैं क्या, दी acoustic velocity या velocity of sound in that medium, right। क्या है ये a, so इसी को हम बोलते हैं it is velocity of sound in that particular medium, उस मीडियम में velocity of sound, ये, और इसको हम लोग बोलते हैं acoustic velocity, acoustic velocity, राइट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे वहां पे, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, एक कंप्रेसिबल मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड या acoustic वेलोसिटी क्या होती है, राइट। चलो अभी खत्म नहीं हुआ, राइट, इसको और थोड़ा फर्दर इस पे बातें करेंगे हम लोग, राइट। बट ये मुझे पता चल गया कि जो मेरा acoustic वेलोसिटी है वो क्या होता है, अंडर रूट dp अपॉन डी रो, और ये dp अपॉन डी रो से कुछ याद आ रहा है तुम लोग को, सो dp अपॉन डी रो फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ा होगा ना, तो वहां पे कंप्रेसिबिलिटी, राइट, कंप्रेसिबिलिटी करके एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा फ्लूइड का, राइट, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस से हम लोग उसको रिलेट किए थे। सो वहां पे अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग ने लिखा था कि dp अपॉन डी रो, वहां से याद हो तो dp अपॉन डी रो जो होता है क्या होता है, सो ये होता है मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन रो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन रो, तो उससे रिप्लेस भी कर सकता हूं मैं, बता दिया मैंने, एडिशनल नॉलेज के लिए बता दिया, इसके अभी हम लोग यूज करेंगे नहीं ज्यादा, राइट। तो हम लोग को इससे मतलब dp अपॉन डी रो, तो मतलब चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, है ना, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। सो ये चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू dp अपॉन डी रो है,
इसका वेरिएशन पे अगर बात करें तो इसकी वेरिएशन किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा किस तरीके का प्रोसेस है, ये जो फ्लो हो रहा है ये फ्लो किस तरीके का प्रोसेस है उस पर डिपेंड करेगा ये चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने कंट्रोल वॉल्यूम अज्यूम किया था ना, ये मैंने बोला कि दिस इज एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल। एडियाबैटिक है मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहां से, क्योंकि बहुत छोटा सा है, इनफैक्ट एकदम छोटा सा, राइट, एकदम छोटा सा, तो हीट ट्रांसफर होने के चांसेस ऑलमोस्ट निग्लेक्टेबल, मतलब निग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कि अगेन जो फ्रिक्शन या बोल सकते हैं जो फ्रिक्शनल लॉसेस है वो बहुत कम है यहाँ पे, राइट, क्योंकि अगेन बहुत स्मॉल छोटा सा है। तो इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंसीडर कर सकता हूं, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोल सकता हूं। तो अगर जब मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोल दिया ना इसको, तो अब अगेन देखो इसको रब कर रहा हूं और थोड़ा अब इस पे आगे बात करेंगे, है ना। तो मैंने बोल दिया कि ये मेरा प्रोसेस कैसा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है मतलब कि मैं यहाँ पे लॉ यूज कर सकता हूँ, कौन सा वाला, तो मैं बोल देता हूँ पीवी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस लॉ को यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एज्यूम कर लिया कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है मेरा, द प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, राइट। अब ये V स्पेसिफिक वॉल्यूम है, PV स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जानते हैं इट इज द इनवर्स ऑफ डेंसिटी, तो इसको लिख सकता हूं P अपॉन रो टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। और यहीं से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इधर नहीं, इधर ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा P रो टू द पावर गामा इनटू कांस्टेंट, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डेंसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सो dp अपॉन d रो हो जाएगा मेरा गामा रो गामा माइनस 1 इंटू कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये हो जाएगा मेरा, इसको और फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं, देखो रो गामा माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा रो टू द पावर गामा अपॉन माइनस रो इंटू रो माइनस 1, माइनस 1 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा रो, राइट, इंटू कांस्टेंट, राइट। अब ये देखो रो टू द पावर गामा इंटू कांस्टेंट, ये क्या है, सो दिस इज नथिंग बट p, तो मैं लिख सकता हूं dp अपॉन d रो इज इक्वल्स टू गामा इंटू p अपॉन रो। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां पे, राइट। अब देखो फ्रॉम, राइट, फ्रॉम द परफेक्ट गैस लॉ इक्वेशन वी कैन राइट दैट P अपॉन रो इज इक्वल्स टू RT, है ना। P ये सही है ना, देखो PV इज इक्वल्स टू RT होता है क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन मास, तो मास इधर आ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो ये, राइट। तो इसी को मैंने यहाँ लिखा है, तो P अपॉन रो को मैं RT भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ dP अपॉन d रो इज इक्वल्स टू गामा, राइट, इनटू P अपॉन रो की जगह पे RT लिख दे रहा हूँ, राइट। So dP upon d rho हो गया गामा RT, therefore I can write the acoustic velocity will be equal to under root gamma RT। अब इसके बाद ये कभी भूलोगे नहीं तुम लोग, है ना, ये कभी भूलना नहीं है भाई। कोई कभी पूछ देगा कि acoustic velocity क्या है, velocity of sound क्या होगा, तुरंत बोलेंगे अंडर रूट गामा RT होगा, राइट। इसको हम लोग यूज भी किए हैं एक दो जगह पे, पहले यूज कर चुके हैं, मैंने बताया था कि बाद में इसको डिराइव करके बताऊंगा, ये देखो इसका डेरिवेशन, राइट। तो ये याद रहना चाहिए हमें, फाइन, ये हमें याद रहना चाहिए। एक छोटी सी चीज और डिस्कस करके आज कंक्लूड करेंगे हम लोग यहीं पे, फाइन। सो क्या है छोटी सी जो डिस्कस करेंगे वो है एक डायमेंशनलेस नंबर के बारे में बात करेंगे, एक डायमेंशनलेस नंबर के बारे में बात करेंगे, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं द मैक नंबर, हम लोग बोलते हैं मैक नंबर,
है ना, मैक नंबर। ये मैक नंबर क्या होता है? तो मैक नंबर होता है मेरा द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ फ्लो को, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड, राइट। ये होता है मेरा मैक नंबर, है ना, ये होता है मेरा मैक नंबर। फाइन। सब इस मैक नंबर के बेसिस पे ना फ्लो को कुछ तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सो उसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो वी विल क्लासिफाई द फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैक नंबर। तो सबसे पहले बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लो हम कब कंसीडर करते हैं? जब जो हमारा फ्लो वेलोसिटी है ना, यहां लिख दे रहा हूं c इज द फ्लो वेलोसिटी, राइट, और a क्या है? a इज द एकॉस्टिक वेलोसिटी, है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो व्हेन c इज वेरी 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 लेस देन एकॉस्टिक वेलोसिटी ना, या फिर जब मैक नंबर मेरा, इसको ऐसी तरह बोल सकते हैं, मैक नंबर जब लेस देन 0.3 होता है, तब हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंसीडर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सबसोनिक फ्लो। तो सबसोनिक फ्लो क्या होता है? व्हेन c इज लेस देन a अगेन एंड मैक नंबर इज लेस देन 1, राइट। एंड फिर हम लोग बोलेंगे दी सोनिक वेलोसिटी, है ना, ये सोनिक फ्लो। तो सोनिक फ्लो कब होगा? जब ये फ्लो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एकॉस्टिक वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे मैक नंबर जो होगा वो 1 के बराबर होगा। एंड देन सुपरसोनिक फ्लो, ये कब बोलते हैं? व्हेन द फ्लो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, या फिर मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, राइट। सो ये कुछ टाइप के फ्लो है। ये सब किस कंडीशन के लिए है? सिर्फ इंटरनल फ्लो के लिए है, ये सब इंटरनल फ्लो, जब फ्लो कहीं इंटरनल हो रहा हो ना, तब इंटरनल फ्लो, राइट। ऐसे ही एक्सटर्नल फ्लो के लिए भी कुछ क्लासिफाई करते हैं, है ना। एक्सटर्नल फ्लो मतलब जो किसी चीज से बाउंडेड नहीं है, किसी सरफेस से जो बाउंडेड नहीं है उसको एक्सटर्नल फ्लो बोलेंगे। और इंटरनल फ्लो मतलब किसी डक्ट के अंदर फ्लो हो रहा है वो, तो उस केस के लिए ये यूज करते हैं। एक्सटर्नल फ्लो के लिए क्या यूज होता है? थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं, बता देता हूं वो भी। तो आगे इनकम्प्रेसिबल जो फ्लो होगा ना, वो सेम रहता है। एक्सटर्नल केस में भी इनकम्प्रेसिबल फ्लो जो रहेगा वो क्या होगा? व्हेन मैक नंबर इज लेस देन 0.33 होता है एक्चुअल में, बट 0.3 भी लेके चल लेते हैं एक बार, अगर स्पेसिफिक हो तो 0.33 होता है, उसको कंसीडर करते हैं। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लो। उसके बाद हम बोलते हैं दी सबसोनिक फ्लो। तो सबसोनिक फ्लो कब कंसीडर करेंगे? सबसोनिक फ्लो तब कंसीडर करेंगे जब मैक नंबर मेरा जो रहेगा वो 0.3 और 0.8 के बीच में हो, 0.3 और 0.8 के बीच में। उसके बाद आता है ट्रांससोनिक फ्लो। ट्रांससोनिक फ्लो ये कब होगा? जब मेरा मैक नंबर 0.8 से 1.2 के बीच में हो, राइट। और इसके बाद आता है मेरा दी सुपरसोनिक फ्लो। सुपरसोनिक फ्लो होता है जब मैक नंबर 1.2 और 3 के बीच में हो, और जब 3 के ऊपर होता है तो हम बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो, जब मेरा मैक नंबर जो होगा वो 3 से ज्यादा होगा। ये किस केसेस के लिए हैं? ये सारे हैं एक्सटर्नल फ्लो के लिए, एक्सटर्नल फ्लो, राइट। एक्सटर्नल फ्लो। बहुत पसीना हो रहा है, फैन बंद करके रखा है ना सारा, आवाज ताकि क्लियर हो जाए दोनों के बाद, राइट। तो समझ में आया? इंटरनल फ्लो के लिए ये क्लासिफिकेशन और एक्सटर्नल फ्लो के लिए ये है क्लासिफिकेशन, राइट। समझ में आया सबको, है ना? बहुत बहुत कोशिश किया मैंने, बहुत जितना सिंपल जितना बेसिक हो सके उतना बताने का, है ना। अगर जिसको नहीं समझ में आया, डाउट है तो वापस एक बार रिपीट करके सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ,
तो तब श्योर होंगे तुम लोगों को सब समझ में आएगा। फाइन, चलो तो आज के लिए यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज दी मैक कोन, है ना। मैक कोन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय।